Hello, I wish you a very warm good morning to all students. Today I will going to discuss about evolution theory, second evolution theory like Darwinism और Darwin theory. बच्चों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे इवोल्यूशन की दृष्टि से, हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवोल्यूशन की थ्योरी में हमने पूर्व में यहाँ पर पढ़ा था, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हमने देखा। उसके बाद में इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रूव करने के लिए विभिन्न प्रकार के एविडेंस के बारे में हमने बच्चों अध्ययन किया था। और देन इवोल्यूशन को समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए थे, जिसमें लेमार्क का एक सिद्धांत था, उसके बाद में डार्विन का एक सिद्धांत था। देन नेक्स्ट यहाँ पर एक सिद्धांत और है, उसको हम कहेंगे यहाँ म्यूटेशन थ्योरी और हुगो डिवरीज का सिद्धांत। बच्चों लेमार्क ने सबसे पहले इवोल्यूशन से संबंधित एक सिद्धांत दिया था, लेकिन ये सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रूव नहीं कर पाया, इसलिए ये सिद्धांत फेलियर हो गया। क्योंकि लेमार्क ने फॉसिल पर अपना ज्यादा विश्वास रखते हुए, फॉसिल को एविडेंस मानते हुए ये सिद्धांत दिया था, लेकिन बहुत ज्यादा ये इस प्रकृति पर उपस्थित जीवों पर लागू नहीं होता है, इसलिए वो सिद्धांत भी फेलियर हो गया। तो इवोल्यूशन थ्योरी में सबसे मान्य जो सिद्धांत है, सर्वाधिक जो इंटेलिजेंट थ्योरी है, वो यहाँ डार्विन की थ्योरी है। डार्विन ने जो सिद्धांत दिया, एक बुक लिखी थी डार्विन ने, उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन नेचुरल सिलेक्शन, जो पब्लिश हुई थी 1859 में पब्लिश हुई थी। डार्विन ने अपना सिद्धांत प्रैक्टिकल बेस पे दिया था। डार्विन ने अपने सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए नेचर पर काम किया, और नेचर पर काम करने के लिए वो यहाँ बिगल नामक जहाज में समुद्र के अंदर है, वो वेरियस स्थान पर वैरायटी को घूमते हुए देखा। और आइलैंड ऑफ गैलापेगोस है, वो सर्वाधिक वहां पर रुककर एक फिंचेज नामक चिड़िया पर अध्ययन किया था, जो उसकी डाइवर्सिटी को बताता है और नई जातियों की उत्पत्ति के बारे में सिद्ध करता है। तो ये सिद्धांत दिए गए। तो इसमें जो हम यहाँ पर देखेंगे कि डार्विन का जो मेन सिद्धांत क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है, वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। डार्विन की थ्योरी जो इवोल्यूशन का हम कह सकते हैं एक बैकबोन है। डार्विन की थ्योरी यहाँ पर बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। तो बच्चों यहाँ पर यहाँ बने रहिएगा, आप स्क्रीन के ऊपर आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। डार्विन की थ्योरी के साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि वेलेस एक साइंटिस्ट है, तो इन्होंने भी डार्विन के जैसा समकक्ष से कार्य किया और इसी नतीजे पर निकले। यहाँ पर साथ में ये भी बच्चों अपन अध्ययन करेंगे, डार्विन है वो किससे सबसे ज्यादा प्रेरित हुए थे। तो माल्थस से एक साइंटिस्ट थे, उनसे उनकी बुक को पढ़ते हुए डार्विन बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए माल्थस से, और अपना जो इवोल्यूशन पर काम करने के लिए उन्होंने वो सोचा और उस पर काम किया और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। तो आइए बच्चों देखते हैं कि डार्विन ने किस प्रकार से डार्विनवाद दिया था। तो यहाँ हमारी स्क्रीन पर बने रहिए, एक एक पॉइंट बच्चों, एक क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन की क्वेश्चन है ये। तो यहाँ कहते हैं कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, उसका जन्म लगभग हम कह सकते हैं कि 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में हुआ था। और डार्विन ने HMS बिगल समुद्री जहाज द्वारा यात्रा की, और ये जहाज 27 दिसंबर 1831 को रवाना हुआ और 2 अक्टूबर 1836 को वापस लौटा। इसका मीनिंग 1831 से लेकर 1836 तक बच्चों 5 वर्ष तक डार्विन ने समुद्र में यहाँ पर तैरते हुए जहाज के द्वारा और विभिन्न जीव जातियों का अध्ययन किया था। डार्विन ने इन 5 वर्ष के दौरान कहां पर यहाँ पर भ्रमण किया, तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और गैलापागोस द्वीप की यात्रा की। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये द्वीप है, इस पर सर्वाधिक डार्विन ने यात्रा की थी और सर्वाधिक रुके थे और अपना अध्ययन किया था जीव जातियों के ऊपर। डार्विन ने 2 पुस्तकें ऐसी है जो डार्विन के जीवन को प्रभावित किया था। एक पुस्तक का नाम है समष्टि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है। ये सिद्धांत देने वाले जो साइंटिस्ट थे बच्चों, ये माल्थस साइंटिस्ट है, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। दूसरा जो सिद्धांत है भूगर्भ का सिद्धांत, ये चार्ल्स लाइल ने यह सिद्धांत दिया था। इन दोनों की पुस्तक से डार्विन ने बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, इंप्रेस हुए थे, इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक हुए, अल्फ्रेड रसल वेलेस हुए थे।
इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका की यात्रा की। इसके दिमाग में भी प्राकृतिक वर्णन का विचार आया, इनके दिमाग में भी, इनके वेलेस के दिमाग में भी। वेलेस ने अपने विचार एक निबंध के रूप में लिखकर डार्विन को प्रेषित किया। तो यह ध्यान रखिए बच्चों, वेलेस ने अपने विचार है वो डार्विन को बताइए क्या विचार थे। प्राकृतिक वर्णन का विचार था। उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिख के डार्विन को प्रेषित किया, भेजा कि मैं भी इसी प्रकार का कार्य कर रहा हूं। इनके जो वेलेस का जो मूल पत्र का टाइटल था, मूल प्रकार से अनिश्चित काल के लिए प्रस्थान करने की किस्मों की प्रवृत्ति पर डार्विन जैसे कार्य पर वेलेस ने ये टाइटल रख के बताया था। वेलेस में मलय द्वीप समूह वर्तमान इंडोनेशिया में काम करने वाले प्राकृतिकवादी थे। इसका मीनिंग है मलय एक आइलैंड है बच्चों, जो इंडोनेशिया नामक जो कंट्री है वहां पर ये आइलैंड है और उस पर काम किया था। एक बहुत ही बड़े नेचर के वैज्ञानिक थे। तो इसलिए डार्विन और वेलेस के विचारों के में एक अद्भुत समानताएं भी थी। यहाँ पर लगभग समान तरीके से इन्होंने ये सोचा और उन्होंने काम किया इसके ऊपर, नई जातियों के निर्माण पर। वेलेस का चार्ट ये बताता है कि डार्विन को समझाने के लिए वेलेस ने बाद में एक चार्ट प्रस्तुत किया जिसे वेलेस का चार्ट कहते हैं। और इस चार्ट में ठीक वैसे ही सिद्धांत थे जो डार्विन के सिद्धांत थे। डार्विन ने और वेलेस दोनों ने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया और शोध पत्र के रूप में सम्मिलित रूप से प्रकाशित हुआ। और इस सिद्धांत को बाद में डार्विन ने अपनी पुस्तक में सम्मिलित किया और प्राकृतिक चयन द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति द्वारा समझाया गया, जो 1859 में 1859 में जो डार्विन का सिद्धांत है वो पब्लिश हुआ। उस सिद्धांत को हम कहते हैं प्राकृतिक चयन द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन नेचुरल सिलेक्शन। तो ये बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्विन का सिद्धांत क्या था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई है कि किस प्रकार से एक जनरल हिस्ट्रिकल तौर पे हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कार्बनिक विकास है उसका जो डार्विन का सिद्धांत है। तो सबसे पहले यहाँ वेलेस के साथ में मिलके और एक यहाँ पब्लिश किया, 1859 में पब्लिश किया। प्राकृतिक वर्णनवाद जो सिद्धांत है इसके मुख्य बिंदु क्या थे, नेचर के द्वारा जो सिलेक्ट जीव है उसकी मेन बातें क्या थी। तो सबसे पहला यहाँ पर बात लिखी उन्होंने, अत्यधिक प्रजनन क्षमता। जीवों के अंदर कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, कुछ गुण पाए जाते हैं। उन गुणों में एक गुण है बच्चों क्या, अत्यधिक प्रजनन करना, ओवर प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये बताता है, डार्विन ये कहता है कि प्रकृति में जितने भी सजीव है उनमें ओवर प्रोडक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है, अत्यधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, चाहे वो एक एनिमल हो चाहे वो एक प्लांट हो। एक प्लांट की बात करें तो एक प्लांट से हजारों की संख्या में बीज सीड उत्पन्न होते हैं और वो सीड जमीन पे गिर के और नए पौधे बनाने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार अपनी जाति को बनाए रखने के लिए एनिमल के केस में हम देखें तो एक मक्खी की बात करें, एक मच्छर की बात करें या एक इंसेक्ट की बात करें तो हजारों की संख्या में अपने जीवन काल में अंडे दिए जाते हैं ताकि उनकी जाति बनी रहे। इसी प्रकार अपर स्तर के जंतुओं की बात करें तो जिनमें अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता, ओवर प्रोडक्शन की क्षमता है वो पाई जाती है बच्चों। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लक्षण था डार्विन के सिद्धांत का। इन्होंने बताया कि समष्टि के अंदर सजीवों का एक लक्षण है ओवर प्रोडक्शन का। तो इन्होंने समझाया इसको कि सभी जीव जातियों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है और जीव गुणात्मक रूप से अपनी जाति की संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई सबसे पहले डार्विन ने। जैसे जैसे पादप हजारों की संख्या में बीज पैदा करते हैं, कीट सैकड़ों के अंडे एक बार में देते हैं और एक जोड़ा हाथी संपूर्ण जीवन में लगभग 6 संतान पैदा करता है। यदि सभी संतान जीवित रहे तो इसी प्रकार प्रजनन करे तो लगभग 750 वर्ष में एक जोड़े हाथी से 19 मिलियन हाथी पैदा हो जाएंगे। ये बात डार्विन ने कही। डार्विन ने कहा कि जीव के अंदर संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है, अत्यधिक क्षमता होती है और लगातार संतान उत्पन्न वो करते रहते हैं ताकि अपनी जाति बनाए रखे। अधिक से अधिक संतान पेड़ पौधे और छोटे जंतुओं के अंदर होते हैं।
सबसे प्रकृति में कम संतान एक हाथी का जोड़ा करता है, लेकिन यदि संतान की मृत्यु न हो तो 750 वर्ष में एक जोड़े हाथी से लगभग 19 मिलियन हाथी पैदा हो जाएंगे। तो ये एक संतान उत्पन्न करने की या अत्यधिक प्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है जीवों में। इस बात को बच्चों आप समझे होंगे। इसके बाद में कुछ जीव अधिक संतान पैदा करते हैं, जबकि कुछ जीव कम संतान उत्पन्न करते हैं। इसे विभेदात्मक जनन कहते हैं। डिफरेंशिएशन रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन भी इसे कहा जाता है या विभेदात्मक जनन भी कहते हैं। बच्चों ये बात आपके समझ में आई होगी। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि एक जीव में अधिक से अधिक और कम से कम संतान उत्पन्न करने की अलग अलग जीवों में अलग अलग वैरायटी में ये अलग अलग क्षमता होती है ये। और इस क्षमता के अनुसार बच्चों हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो संतान उत्पन्न हो रही है उनमें अलग अलग है। एक जीव में एक स्पीशीज में अलग जाति एक संतान उत्पन्न हो रही है, तो दूसरी स्पीशीज में एक अलग प्रकार से संतान उत्पन्न हो रही है, अलग संख्या में संतान उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार का विभेदात्मक अंतर पाया जाता है हर वैरायटी के अंदर, हर जीव के अंदर, हर स्पीशीज के अंदर। इस अंतर को हम यहां पर क्या कहेंगे, विभेदात्मक जनन के नाम से जानते हैं, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ये जीवों में पाया जाता है। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट द डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। तो आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद में इन्होंने कहा नेक्स्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कही इन्होंने, स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस की बात इन्होंने कही, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की बातें इन्होंने कही है। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के रूप में हम यदि देखें बच्चों, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस का मीनिंग है उत्तरजीविता के लिए संघर्ष। उत्तरजीविता का संघर्ष का मीनिंग यह है कि जब संतान उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है जीवों में, सजीवों में, तो वहां पर आपस में अत्यधिक पॉपुलेशन के कारण, अत्यधिक न्यू प्रोजेनी के कारण उनके बीच में स्ट्रगल होगा जीने के लिए। ये स्ट्रगल बच्चों किसके लिए होता है? 3 कारण होते हैं इस स्ट्रगल के। नंबर 1 कारण होता है स्थान के लिए स्ट्रगल होता है। नंबर 2 कारण होता है यहाँ पर स्ट्रगल आवास के लिए। नंबर 3 कारण होता है स्ट्रगल भोजन के लिए। यहाँ पर ये 3 मुख्य कारण है। इसके अलावा एक ही कारण और भी है, स्थान या आवास। एक कारण और भी यहां पर लिख सकते हैं, मेटिंग पार्टनर या जनन के लिए, जनन या हम कहेंगे मेटिंग पार्टनर के लिए बहुत भयंकर होने वाला झगड़ा है। इन कारणों के कारण जाति के सदस्यों में प्रतियोगिता जो होती है, कंपटीशन जारी रहता है। बच्चों आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल का कंपटीशन देने जा रहे हो, या आप बड़े हो गए और कई प्रकार के कंपटीशन दोगे। अभी यूजी का कंपटीशन दे रहे हो, बाद में पीजी का कंपटीशन दोगे, फिर सर्विस के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए कंपटीशन दोगे। ये कंपटीशन क्यों होता है? तो कंपटीशन का रीजन ये होता है कि अमाउंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी या नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल यदि आवश्यकता से ज्यादा है तो अब उस सीट को पाने के लिए कंपटीशन होगा। कंपटीशन का हमारे अंदर तरीका दिया, एग्जाम होगा। इसके लिए हमें क्या है, पर डे नियर अबाउट 15 आवर स्टडी करनी होगी, तब जाके हम इस कंपटीशन में सक्सेस होंगे। ये हमारा कंपटीशन है। लेकिन इस एनवायरमेंट में जो जीव आता है, उसको जीवित रखने के लिए, जीने के लिए क्या होता है, क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए। सबसे पहले भोजन चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, और जैसे जैसे वयस्क होते हैं तो अपना मेटिंग पार्टनर चाहिए, अपना हम कह सकते हैं अपना जीवन सहयोगी, जो सहयोगिनी या जीवन सहयोगी, जो जिसके साथ जीवन बिता सके, ऐसा पार्टनर हमें चाहिए। इसके लिए बच्चों के स्ट्रगल होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, क्योंकि पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा है और सोर्स ऑफ फूड कम है, सोर्स ऑफ प्लेस है वो कम है, स्थान कम है,
और मेटिंग साथी बनाने के लिए साथियों की संख्या यदि डिस्टर्ब है तो इसके लिए क्या होगा, झगड़ा होगा, इसके लिए स्ट्रगल होगा। इस स्ट्रगल में बहुत सारे जीव है वो मारे जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, संख्या रेगुलेट हो जाती है अपने आप। तो ये स्ट्रगल कई प्रकार का हो सकता है। इस आधार पर एक इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, एक इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल और एक एनवायरमेंटल स्ट्रगल। इस झगड़े, इन तीनों झगड़े के कारण, तीनों इन संघर्ष के कारण बहुत सारे जीव, कह सकता हूं मैं कि 90% जीव है वो यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं और 90% जीव नष्ट हो जाएंगे। शेष जो जीव रहते हैं वो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जीव रहते हैं जिसमें नई वेरिएशन रहती है, नई विभिन्नता रहती है। तो इसे हम कहते हैं कि उत्तरजीविता के लिए संघर्ष कहते हैं। ये संघर्ष जीव के संपूर्ण जीवन में जारी रहता है, युग्मनज बनने से लेकर एक प्राकृतिक मृत्यु तक का ये संघर्ष जारी रहता है। बच्चों, आपने जनन तंत्र पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है बच्चों। इस रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि एक ओवम का फर्टिलाइजेशन करने के लिए हमने यहाँ पर रिप्रोडक्शन में की स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से पढ़ा था। एक ओवम है, एक ओवम में यहाँ पर है, जब मेल और फीमेल में कोपुलेशन हुआ तो पेनिस कोपुलेट करती है, यहाँ पर स्पर्म को छोड़ती है, यहीं से स्ट्रगल शुरू हो जाता है। नियर अबाउट मिलियन स्पर्म है यहाँ पर वो एजेकुलेट किए जाते हैं, मिलियन स्पर्म यहाँ इनसेमिनेट किए जाते हैं। बट यहाँ तक स्ट्रगल इतना होता है कि ओनली पहुंचते पहुंचते एक स्पर्म इस ओवम के साथ में कॉन्टेक्ट कर जाता है, बाकी सब यहाँ से नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, जीवन में संघर्ष यहीं से शुरू हो जाता है। संघर्ष आप देखते हो, हम जिंदा है तभी हो रहा है, नहीं जिस दिन आपका जब संयोजन हो रहा था उसी दिन उन शुक्राणुओं का संघर्ष शुरू हो गया था और उन लाखों शुक्राणु में कोई एक शुक्राणु है वो इस ओवम के साथ अंडाशय तक, अंडाणु के तक पहुंचने में सफल होता है। बाकी सब शुक्राणु है वहीं बीच में रास्ते में मारे जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ वो शुक्राणु पहुंचता है जो सर्वश्रेष्ठ है, वो शुक्राणु पहुंचता है जो यह मजबूत इरादों के साथ में चलता है, वो शुक्राणु पहुंचता है जो यहाँ अपने आप में डेडिकेटेड है, डिटरमाइन है, एक हेल्दी शुक्राणु है। वो एक अपना मिशन लेके चलता है कि मुझे उस अंडाणु को टारगेट बना के निषेचित करना है, केवल वही यहाँ पर पहुंचता है। बाकी तो इस चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते यहाँ विभिन्न बाधाओं को पार करते करते अपना बीच में ही मनोबल तोड़ देते हैं और मर जाते हैं। हमारा संघर्ष बच्चों उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो पूरे जीवन में एक संघर्ष चलता है। डार्विन का जो सिद्धांत है ये हमारे पूरी लाइफ में यहाँ पर काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम कहते हैं कि उत्तरजीविता के लिए संघर्ष जो होगा वो 3 प्रकार का संघर्ष होता है। नंबर 1 सहजातीय संघर्ष या इंट्रा स्पेसिफिक संघर्ष, एक ही जाति के सदस्यों के बीच में पाए जाने वाला संघर्ष बहुत ही डेंजरियस होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। एक जाति के बीच में पाए जाने वाला संघर्ष है वो बच्चों खतरनाक है। सिंपल सा एग्जांपल दें, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपका संघर्ष किसके साथ में होगा? एक मनुष्य से होगा। आपका संघर्ष किसी गाय से, किसी भैंस से, किसी बकरी से, किसी शेर से नहीं होगा, क्योंकि वो उनका काम ही नहीं है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ना। हमारा संघर्ष हमारे से हो रहा है, तो इसलिए इट इज वेरी वेरी डेंजरियस संघर्ष। ध्यान रखें, बहुत ही खतरनाक संघर्ष है। क्यों हो रहा है ये 3 चीजों के लिए संघर्ष होता है। नंबर 1, एक ही जाति के बीच में संघर्ष होता है भोजन के लिए, आपस में लड़ते हैं भोजन के लिए, एक अच्छे खाने के लिए आपस में लड़ते हैं, अच्छे रहने के लिए, जमीन के लिए लड़ते हैं और आपस में मर जाते हैं जमीन के लिए लड़ते लड़ते, रहने के आवास के लिए लड़ते लड़ते। और एक ये संघर्ष तीसरा मेटिंग पार्टनर के लिए, अपने जीवन साथी के चयन के लिए संघर्ष होता है बच्चों। बहुत लड़ाइयां होती है, झगड़ा होता है, उसमें बहुत सारे पर्सन की डेथ हो जाती है, उसमें बहुत सारे जीवों की डेथ हो जाती है। तो ये संघर्ष बड़ा संगीन, बड़ा संघर्ष है और उसके अंदर बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है, खत्म हो जाते हैं। इसलिए बहुत ही डेंजरियस संघर्ष है ये संघर्ष। एक ही जाति के सदस्यों के बीच उसकी समान आवश्यकताओं के लिए होता है, जैसे भोजन के लिए, आवास के लिए और जनन के लिए। ये सबसे तीव्रतम संघर्ष है, सबसे खतरनाक संघर्ष है। क्लियर बच्चों, बात समझ में आई यहां पर? देन दूसरा अंतर जातीय संघर्ष, इंटर स्पेसिफिक संघर्ष, 2 भिन्न भिन्न जातियों के बीच में पाए जाने वाला संघर्ष अपेक्षाकृत कम हानिकारक होता है।
क्योंकि ये संघर्ष केवल भोजन के लिए होगा या केवल स्पेस के लिए होगा। ये संघर्ष बच्चों इंटरब्रीडिंग के लिए नहीं होगा, मेटिंग पार्टनर के चयन के लिए कभी भी नहीं होगा। कभी भी एक कुत्ते की शादी एक शेर के बच्चे के साथ नहीं होती। कभी भी कुत्ता कुत्ते के साथ में लड़ाई करता है, किसके लिए? मेटिंग के लिए। एक चूहा चूहे के साथ लड़ाई करता है एक मेटिंग के लिए, लेकिन चूहे और बिल्ली के बीच में जो संघर्ष होता है वो भोजन के लिए होता है बच्चों। तो इस प्रकार दो भिन्न भिन्न जातियों के बीच में होने वाला जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, उसके दो कारणों से होता है। भोजन के लिए हो सकता है, स्पेस के लिए हो सकता है, रहने के लिए, आवास के लिए हो सकता है, लेकिन मेटिंग पार्टनर के लिए संघर्ष नहीं होता है। इसलिए ये संघर्ष अपेक्षाकृत कम हानिकारक होता है। तो ये हम कह सकते हैं ये भिन्न भिन्न जाति के सदस्यों के बीच होता है और भोजन तथा आवास के लिए यह संघर्ष होता है। इसलिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संघर्ष है। इसके बाद में तीसरा जो संघर्ष है वो वातावरणीय संघर्ष कहलाता है। वातावरण के लिए, वातावरणीय परिस्थितियों में अपने आप को ढालने के लिए, अपने आप को जीने के लिए, इस वातावरण से लगातार लड़ते रहने के लिए संघर्ष होता है बच्चों। सर्दी में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, ओलावृष्टि हो रही है, ग्रीष्म में लू चल रही है, तो जीव जीने के लिए बड़ा संघर्ष करता है इस वातावरण के साथ में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में लड़ाई लड़ता है। इस कोरोना काल के अंदर कोरोना के वायरस से लड़ता हुआ ये पर्सन आगे निकल रहा है। ये भी एक बच्चों संघर्ष है। इस संघर्ष में जो जीव खत्म हो गए वो खत्म हो गए, और जो रह गए वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग जीव रह गए, स्ट्रॉन्ग मनुष्य रह गए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों वातावरण के साथ होने वाला संघर्ष, तो ये जीवों का उनके वातावरण की भिन्न भिन्न स्थितियों के बीच होने वाला संघर्ष है। जैसे जीव वर्षा हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा हो जाए, भूकंप पड़ जाए, सर्दी, अत्यधिक गर्मी आदि से सुरक्षित रहने के लिए जो संघर्ष करते हैं, ऐसा संघर्ष वातावरण और जीव के बीच में हमेशा चलता रहता है। ऐसे संघर्ष को हम कहेंगे या वातावरणीय संघर्ष। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार का संघर्ष है। देन अब इसके बाद में डार्विन कहता है कि विभिन्न संघर्ष के कारण, चाहे इंटरस्पेसिफिक हो, इंट्रास्पेसिफिक हो या वातावरणीय संघर्ष हो, इन संघर्ष के कारण अधिकांश जीव है वो संघर्ष में जीत नहीं पाते और उनकी डेथ हो जाती है। वातावरण उसे हटा देता है, लेकिन फिर भी कुछ जीव है वो जीवित रहते हैं। लेकिन जो जीवित रहते हैं वो अपने पेरेंट से, अपने पैतृक से, अपने पुराने साथियों से, अपनी जाति के, अपने कुल के जो जीव है उनसे भिन्नता लिए हुए होते हैं और बेटर अडेप्टिव होते हैं और बेटर या संघर्षशील होते हैं और ज्यादा मजबूत होते हैं वो जीव। तो उसमें क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें कुछ न कुछ विशेष प्रकार की शरीर की आंतरिक फिजियोलॉजी के अनुसार कोई न कोई वेरिएशन पाई जाती है, इसलिए, और वो मजबूत होते हैं, इसलिए वो जिंदा रह गए। और ऐसी वेरिएशन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यहाँ पर स्थानांतरित होती है, इसलिए हम कहते हैं वंशागति होती है। तो इससे पॉइंट के अनुसार बताया जाता है कि केवल समान जुड़वा संतानों को छोड़कर कोई भी दो जीव तथा उसकी आवश्यकताएं समान नहीं होती है। इसका अर्थ यह हुआ जीवों के मध्य अंतर होते हैं, यही अंतर है विभिन्नताएं कहलाती है। दो जीवों के बीच में पाई जाने वाली असमानता को विभिन्नता कहते हैं। ट्विंस को छोड़कर सभी जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। और हम आज जानते हैं कि विभिन्नता क्यों उत्पन्न हुई। डार्विन नहीं जानता था, लेकिन आज हम जानते हैं विभिन्नता का कारण क्या है। तब बच्चों मेन जो कारण आता है वो हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस जिसमें सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है, जननिक पुनर्योजन होता है, उसके कारण क्या है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जो हम आगे अध्ययन करेंगे। यहाँ इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव दूसरों की अपेक्षा अपने वातावरण के प्रति अत्यधिक अनुकूलित होते हैं। अपने वातावरण के प्रति ये जीव क्या होंगे, अधिक अनुकूलित रहेंगे। तो ये बच्चों यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। देन डार्विन के अनुसार विभिन्नताएं सतत होती है, लगातार होती रहती है, और ऐसी विभिन्नताएं जो जीव को अपने वातावरण के प्रति अनुकूल बनाने या अनुकूल स्थापित करने में सहायक होती है, अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाती है, जबकि अन्य विलुप्त हो जाती है। क्या कहना चाह रहा है कि विभिन्नताएं जब जीव में उत्पन्न होती है तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगी, और जो विभिन्नताएं वंशागत नहीं हो पाती है वो विभिन्नताएं उसी पीढ़ी के में वो वहां विलुप्त हो जाती है।
योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण? डार्विन कह रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मारवाड़ी में हम यहां पर बात करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मजबूत है, जो स्ट्रॉन्ग है, वो फिटेस्ट होगा। और ये जो शब्द दिया था योग्यतम की उत्तरजीविता, शब्द डार्विन ने नहीं दिया, ये दिया था स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। स्पेंसर एक वैज्ञानिक है, हर्बर्ट स्पेंसर एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ये शब्द काम में लिया। डार्विन ने इसके स्थान पर काम में लिया था प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने तो कहा था नेचुरल सिलेक्शन, स्पेंसर एक वैज्ञानिक आया, उन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मीनिंग योग्यतम की उत्तरजीविता। ये कह रहा है कि वातावरण में जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे योग्य होगा, वही जीवित रहेगा, वही यहां पर सर्वाइवल करेगा और वही यहां पर राज करेगा। डार्विन इस बात को कहता है कि प्रकृति जिस जीव का चयन करेगी वो जीव ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अपने पेरेंटल जीव से, और वो जीव यहां पर आसानी से जीवित रहेगा। दोनों की बात में यह कहने का अंतर है। योग्यतम की उत्तरजीविता का आइडिया हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाता है कि योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत है किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर क्या आएगा? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। जबकि डार्विन के अनुसार उत्तरजीविता के लिए संघर्ष में केवल अधिक सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले सदस्य ही योग्यतम होते हैं। ये बात कही यहां पर किसने? डार्विन ने। संघर्ष में जो अधिक सक्षम होंगे वही विजय होकर योग्यतम सिद्ध होते हैं। और डार्विन के अनुसार योग्यतम प्राणी ही अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण लैंगिक प्रजनन के लिए संगम साथी को पाने में सफल होते हैं। इन्हें लैंगिक वर्ण कहते हैं, सेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन ने सेक्सुअल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन पर भी जोर दिया। डार्विन ने कहा इस जंगल में, इस वातावरण में बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन मैटिंग साथी, मैटिंग पार्टनर का चयन करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग जीव है, स्ट्रॉन्ग मेल और फीमेल एक दूसरे का सिलेक्शन करते हैं। और इसका सिलेक्शन जब करते हैं तो बहुत सारे समूह में जीवों में झगड़ा होता है। एक आप देखते हो जब डॉग के अंदर, काऊ के अंदर या किसी जंगली जानवर है उसके अंदर जब मैटिंग पार्टनर की तलाश होती है, एक फीमेल के अंदर ऑयस्ट्रस साइकिल उत्पन्न होता है। जब इस फीमेल में काम उत्तेजक तरंगे उत्पन्न होती है तो उस समय वो मैटिंग करने की चाहत रखती है मेल के साथ में। तो उस केस में हम देखते हैं कि फीमेल एक होती है, मेल बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे मेल होंगे, उसमें डोमिनेंट मेल होगा, वो सबसे मजबूत मेल होगा, वो उस फीमेल के साथ में संबंध बनाने में सफल होगा। जबकि कमजोर मेल को वो प्रभावी मेल है वो या तो खदेड़ देता है या उसे मार गिराता है, जिसके कारण है वो अपने आप में रेगुलेट हो जाती है। तो प्रकृति ने उस यहाँ पर जो मजबूत नर प्राणी है या मजबूत मादा प्राणी है उनका चयन किया और वो ही जीव है इस प्रकृति में जीवित रहेगा। इसे हम लैंगिक वर्ण कहते हैं। उत्तरजीविता के लिए संघर्ष में केवल वही जीव जीवित रहते हैं जो लाभदायक विभिन्नताएं रखते हैं, अर्थात प्रकृति केवल योग्यतम जीवों का ही चयन करती है। इसे प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहते हैं। फिर अंत में डार्विन ने नई जातियों की उत्पत्ति की बात कही। डार्विन ने स्पष्ट किया कि ऐसी विभिन्नताएं जो वातावरणीय परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है और अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है और जिससे नई संतान अपने पूर्वजों से भिन्नता प्रदर्शित करती है तथा अगली पीढ़ी में प्राकृतिक वर्ण का यही प्रक्रम पुनः दोहराया जाता है और कई पीढ़ियों के बाद अंततः एक नई जाति का निर्माण हो जाता है, नई जाति का निर्माण हो जाता है। तो ये बात डार्विन ने यहां पर बताई। डार्विन ने कहा, क्या कहा? डार्विन ने यह कहा कि जो सफलतम जीव है वो सबसे प्रभावी जीव होगा और वो अपने पेरेंट से कुछ भिन्न लक्षण लिए हुए होता है। धीरे धीरे ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में आगे से आगे स्थानांतरित होते रहेंगे और वो लक्षण
उस जीव में एकत्रित होके भविष्य में वो एक नई जाति का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से नई जातियां बनती है विभिन्न जीवों में। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति जिसका चयन करती है वो जीव जीवित रहेगा और वो नई जाति का निर्माण कर लेगा। तो ये बात थी यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत या डार्विन की थ्योरी। इसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे डार्विन ने सिद्धांत दिया तो कुछ आलोचक भी यहाँ पर पैदा हो गए, कुछ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने डार्विन की आलोचना की। और एक्चुअल में डार्विन को बहुत सारी चीजों का पता नहीं था उस समय, इसलिए आलोचक उत्पन्न हुए थे। उन्होंने क्या कहा, डार्विन ने अवशेषी अंगों के बारे में स्पष्ट नहीं बता सका, नहीं पता था डार्विन को कि अवशेषी अंग क्यों बनते हैं। इस सिद्धांत में विभिन्नताओं की उत्पत्ति के बारे में बताया, कारण और उनकी वंशागति का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। डार्विन ने किस प्रकार से यह वंशागति होती है, विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है, ये डार्विन को नहीं पता था। आज हमें पता है कि मियोसिस के कारण वेरिएशन उत्पन्न होती है, लेकिन डार्विन को उस समय नहीं पता था। डार्विन इस बात को समझाने में असफल रहा कि एक जनसंख्या में केवल कुछ सदस्यों में ही लाभदायक विभिन्नता कैसे विकसित हो जाती है, जबकि दूसरे में हानिकारक विभिन्नताएं होती है, जिसके कारण प्रकृति उस हानिकारक विभिन्नता युक्त जीव को वहां से हटा देता है। ये बात बच्चों डार्विन नहीं समझा पाया। डार्विन बाद में सर्वाधिक आपत्ति लैंगिक वर्ण पर भी उठाई, यहाँ पर सेक्सुअल सिलेक्शन पर भी यहाँ पर उठाई थी। डार्विन के अनुसार मादा ही संगम साथी नर का चयन करती है, जबकि नर ऐसा क्यों नहीं करता। डार्विन कायिक और जननिक विभिन्नताओं में कोई भेद नहीं कर सका। डार्विन को नहीं पता था कि सोमेटिक वेरिएशन कैसे उत्पन्न होती है, जननिक वेरिएशन या जर्मिनल वेरिएशन का निर्माण कैसे होता है, इस बारे में डार्विन यहाँ पर नहीं बता पाएगा। ये सिद्धांत जीवों में उपस्थित अति विशिष्ट अंगों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका, जैसे हाथी और हिरण का वो सींग कह सकते हैं या चीर कह सकते हैं। बच्चों एक उदाहरण दिया हाथी। कालांतर में हम जाएं तो एक हाथी की एक जाति थी, इसका नाम दिया गया है मेमूथ। याद रखिएगा मेमूथ। मेमूथ बच्चों जो आती है, इसके अंदर दांत पाए जाते थे, इंसाइजर दांत बाहर निकलते थे। और ये दांत क्या है, ओवर स्पेशलाइजेशन का कारण बना। दांत का आकार, दांत की लंबाई लगातार इसमें बढ़ती गई, जिसके कारण हाथी की दैनिक क्रियाएं हैं वो करने में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। और धीरे धीरे इस प्रकार के हाथी है वो विलुप्त हो गए है। तो जो एक अधिक डेवलप पार्ट है, उसके कारण यहाँ पर इस हाथी की मृत्यु हो गई, विलुप्ति हो गई। ऐसे ही एंटलर डियर के अंदर जो सिर के ऊपर सींग पाए जाते हैं, वो सींग बच्चों इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं जैसे कोई पेड़ लगा दिए गए हैं, ट्री लगा दिए गए हैं, और ट्री लाइक जो संरचना यहाँ पर बनती है, उसके कारण बच्चों इस हिरण की मृत्यु, इस हिरण की विलुप्ति है वो बनी। ये भी एक ओवर स्पेशलाइजेशन है। देन ये सिद्धांत योग्यतम की उत्तरजीविता को तो समझाता है, किंतु योग्यतम के आगमन की व्याख्या नहीं करता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बता रहा है, बट अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बता रहा। कहां से आया फिटेस्ट, आया कहां से, ये डार्विन नहीं समझा पाया। डार्विन की सबसे बड़ी कमी यह भी थी कि उसे आनुवंशिकी का कोई ज्ञान नहीं था, जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, म्यूसिस का नॉलेज डार्विन को नहीं था। इसके कारण ये ऑब्जेक्शन आए डार्विन के ऊपर, और धीरे धीरे मेरे नव डार्विनवाद दिया था। और नव डार्विनवाद देने में कई वैज्ञानिकों का इसमें योगदान था। तो ऐसे सिद्धांत को हम कहेंगे यहाँ पर नव डार्विनवाद। तो यहां तक बच्चों जो डार्विन का सिद्धांत है, मैं होप कर सकता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत था। और इस सिद्धांत के अनुसार हम जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू सो मच।